हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। आप अपनी पिछले वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो दे चुके हैं और हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप हमारे चैनल से अधिकतम लाभ ले सकें। तो देखिए, मैंने लिख रखा है कि सिद्ध कीजिए। पहला ही क्वेश्चन है 1.3 का, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे इसको प्रूव करेंगे? इस सवाल को मैंने इंट्रो में बताया था कि इसको विरोधाभास विधि द्वारा प्रूव करना है, अर्थात इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करना है, तो इसके विपरीत हम उल्टा मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है और कुछ निष्कर्ष निकालते हैं जो कि गलत प्राप्त होता है और हम कह देते हैं कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या थी। ये तो हमने गलत मान लिया था। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, हम देखेंगे इस सवाल में बिल्कुल समझ में आ जाएगा एक ही बार में। तो लिख रखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं, लिखेंगे इसके विपरीत मान लेते हैं। तो हमने कहा आपके लिए कि इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह लिख दें कि √5 = p/q, क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या हमने मान ली, तो इसके बराबर p/q लिख सकते हैं। और यहाँ लिखना पड़ेगा कि जहाँ p, q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहवाचक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 आता है, ये भी मैंने इंट्रो वीडियो में बताया था। तो HCF ऑफ p, q = कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि ये सहवाचक संख्याएं हमने मानी है। अब ये जो हमने √5 = p/q माना है, हम इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे, इसका हर एक मान के। ऐसा हमने मान लिया, लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए p की 1 से करेंगे तो आपका p आएगा, कितना मिलेगा? p मिलेगा। और q की यहाँ पर करेंगे तो √5q मिलेगा। फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ आपने वर्ग किया, ठीक है, तो क्या मिलेगा? यहाँ √5 का स्क्वायर आपको 5 मिल जाएगा, q का मिल जाएगा q² और p का मिल जाएगा p²। ऐसा आपको प्राप्त हुआ। अब q² बराबर अगर निकालें तो हमें मिल जाएगा p² 5। अब जब p² 5 से डिवाइड है तो p भी तो 5 से डिवाइड होगा, तो आप लिखेंगे p² 5 से विभाज्य है, तो p भी 5 से विभाज्य होगा। ऐसा हम लिख सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम यह, जब p² 5 से डिवाइड है तो p भी 5 से डिवाइड होगा, ये मैंने इंट्रो वीडियो में बताया था। तुम यहाँ लिख सकते हैं कि p/5, यानी कि p भी तो 5 से डिवाइड होगा और कुछ ना कुछ डिवाइड होने के बाद कुछ आएगा, तो मान लेते हैं c आएगा। मान लिया हमने, क्या आएगा? c आएगा। अब हम इसका हर एक मान के p की 1 से गुणा करें तो p मिलेगा और 5 की c से करें तो 5c मिलेगा। इसको आप समीकरण नंबर 2 कह दीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर इसको 2 कह दीजिए और समीकरण 1 हमारी ये मिली है। अब जो p की वैल्यू 5c आई, ये समीकरण नंबर अब 1 में रखें। p की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर रख दें। देखिए समीकरण 1 में दे रखा है, तो हम लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आपने p का मान समीकरण 1 में रखा तो हमें क्या मिला? ये मिल जाएगा √5 q = 5c। अब हम दोनों तरफ फिर से वर्क कर देंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ जब आपने वर्क करा तो 5 √5 का वर्क करेंगे, 5 आएगा, q का करेंगे q² आएगा, 5 का करेंगे 25 आएगा
और सी का करेंगे सी स्क्वायर आएगा 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। तो यहाँ मिला आपको क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो हमें मिलेगा क्यू स्क्वायर बटे 5। देखिए जब क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड है, जब क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो क्यू भी तो 5 से डिवाइड होगा, तो क्यू बटे 5 कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमें। सपोज दैट हमने मान लिया क्यू बटे 5 डी मिलेगा, क्यू बटे 5 डी मिलेगा। अब इसका हर हमने एक मान लिया, ऐसा मान सकते हैं जब हर एक मानेंगे तो क्यू की गुणा 1 से करेंगे क्यू आएगा, 5 की करेंगे डी से तो 5d मिलेगा। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या मिला 5d मिला, क्यू बराबर 5d मिला। पी बराबर क्या मिला था, पी बराबर मिला था आपको 5c। दो चीज़ें मिली थी आपको, कितनी चीज़ें मिली थी, क्यू बराबर 5d मिला था, पी बराबर 5c मिला। और इसमें देखिए इसका मतलब है क्यू बराबर 5 गुणा डी और पी बराबर 5 गुणा सी। कॉमन फैक्टर का मतलब है इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 इसमें कॉमन आ रहा है। और अगर हम पी और क्यू के HCF की बात करें, HCF की बात करें किसके, पी और क्यू के HCF की बात करें तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा। पी और क्यू का HCF कितना मिलेगा 5 मिलेगा। जब पी और क्यू का HCF 5 मिला और जबकि हमने कहा था कि पी और क्यू का HCF कितना मिलना चाहिए 1, क्योंकि पी और क्यू कितनी थी, अभाज्य संख्याएं थी। जब पी और क्यू अभाज्य संख्याएं थी तो उनका HCF 1 मिलना चाहिए और यहाँ पर कितना मिला 5 मिला। इसका मतलब हम गलत निष्कर्ष पर पहुँच गए। और ये गलत निष्कर्ष हमें क्यों मिला है, ये गलत निष्कर्ष इसलिए मिला है क्योंकि √5 एक अपरमेय संख्या थी और हमने क्या करा, हमने इसको परमेय मान लिया। तो आप लिखेंगे यहाँ कि HCF P, Q इक्वल टू 5, जो कि विरोधाभास प्राप्त होता है, लिखेंगे ये विरोधाभास गलत तथ्य √5 एक परिमेय संख्या है मानने के कारण प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हो चुका है ये प्रश्न, मैं उम्मीद करता हूँ आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। करते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस का 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें भी आपको वही मेथड लगाना है, कंट्राडिक्शन मेथड। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3 प्लस का 2√5 एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसको 3 प्लस का 2√5 बराबर p/q भी लिख सकते हैं। और यहाँ लिखना पड़ेगा जहाँ p, q सह अभाज्य संख्याएं हैं। जब ये सहअभाज्य संख्याएं हैं तो HCF p, q कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 3 प्लस का 2√5 इक्वल टू p/q, अर्थात p और q, p, q क्या है, दो पूर्णांक तो हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूँगा। जैसे कि आपका दे रखा है ये 3 प्लस का 2√5 इक्वल टू p/q। अगर हम 3 को उधर ले जाएं बराबर के तो ये मिलेगा p/q माइनस का 3।
और √5 बराबर ये मिल जाएगा, ये 2 है इधर बट्टे में चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा और P/Q माइनस का 3। ठीक है, P, Q पूर्णांक हैं और जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए P और Q क्या है, पूर्णांक है। जब P और Q पूर्णांक अर्थात पूर्णांक का मतलब है पूरी संख्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो। जब इसकी वैल्यू P और Q की लगाओगे और माइनस का 3 को कोई संख्या मिलेगी और उसकी गुणा इसमें करोगे तो कोई ना कोई परमय संख्या तो मिलेगी आपको। तो इधर का जो पोर्शन है, ठीक है, हम कह सकते हैं P, Q क्या है, पूर्णांक है। अतः 1/2 P/Q माइनस का 3 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब एक बात बताइए, देखो P और Q क्या है, पूर्णांक है और 1/2 की गुणा अगर हम P/Q माइनस का 3 करके करें तो ये एक परमय संख्या मिलेगी। अब ये इधर का पोर्शन परमय संख्या है और √5 क्या है, परमय संख्या। तो क्या परमय संख्या अपरमय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। परमय संख्या अपरमय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ये गलत परिकल्पना हमें प्राप्त हुई है, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर लिखा है आपने कि P, Q पूर्णांक है जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ 1/2 P, Q माइनस का 3 एक परमय संख्या है। अब इस परमय संख्या के बराबर क्या लिखा है, √5। तो √5 भी, तो यहाँ लिखेंगे आप √5 भी एक परमय संख्या होगी। भाई बराबर लिखा है तो परमय संख्या होगी। अब हमने लिख तो दिया √5 एक परमय संख्या होगी, क्या वास्तव में होगी? वास्तव में नहीं होगी। ये गलत परिकल्पना हमें इस कारण मिली है क्योंकि √5 एक हमने परमय 3 प्लस का 2√5 एक परमय संख्या माना था। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा यह विरोधाभास हमें गलत परिकल्पना के कारण मिला। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। जब √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, जब √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ये √5 एक अपरिमेय संख्या होगी तो पूरी की पूरी ये भी तो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे अतः 3 प्लस का 2√5 भी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यह इस प्रश्न का आंसर था। देखेंगे अगला प्रश्न इसी तरह। बोलो, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न और तीसरे प्रश्न में 3 पार्ट हैं। दे रखा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमय संख्याएं हैं और पहला पार्ट है 1/√2, दूसरा है 7√5 और थर्ड पार्ट है इसका 6 प्लस का √2। तो देखते हैं इसके पहले पार्ट के लिए 1/√2। तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा कि इसके विपरीत मान लेते हैं कि 1/√2 एक परमय संख्या है। जब हमने ऐसा माना तो हम लिखेंगे 1/√2 इक्वल टू P/Q और जहाँ P, Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और HCF
ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, इतना हम कर चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको मैं उलट पलट के लिख देता हूँ। तो ये √2 हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्यू बटे पी हो जाएगा। मैंने इसको भी पलट दिया और इसको भी पलट दिया। अब यहाँ से देखिए ये √2, यहाँ से हमें मिला है √2 बराबर क्यू बटे पी। अब P कॉमा क्यू, P और Q क्या है, P और Q दो पूर्णांक माने हैं हमने। यहाँ लिख देंगे P कॉमा Q दो सहवास संख्याएं थी, तो ये संख्याएं अर्थात पूर्णांक है। और जहाँ Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इतना हमने मान लिया। अब मानने के बाद एक बात बताइए, जब P और Q क्या है, दो पूर्णांक है, तो P बटा Q अर्थात Q बटा P कुछ भी हो, चाहे P बटा Q हो चाहे Q बटा P हो, तो क्या आएगा, परमेय संख्या आएगी। तो लिखेंगे अतः P बटा Q, यहाँ पर Q बटा P है तो हम Q बटा P लिखेंगे, Q बटा P। Q ठीक से लिख दीजिएगा इस प्रकार से, Q बटा P एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। जब Q बटा P परमेय संख्या है, इसी के बराबर में √2 लिखा है, तो √2 भी तो एक परमेय संख्या होगी, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। अतः √2 भी परमेय संख्या होगी, संख्या होगी। अब देखिए, जब √2 एक परमेय संख्या होगी ऐसा हमने मान लिया, परंतु √2 क्या परमेय संख्या है, ये तो अपरमेय संख्या है। तो आप लिखेंगे कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परमेय संख्या है, तो कह सकते हैं अतः √2, ठीक है, √2 एक परमेय संख्या है, ऐसा ही तो लिखा है हमने। तो लिखेंगे अतः 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, या पहले आपने इसे लिखा है कि √2 एक अपरमेय संख्या, परमेय संख्या लिखा है ना, कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परमेय संख्या है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। जब √2 एक अपरमेय संख्या है, और √2 कहाँ से आया था, √2 कहाँ से बना है, किससे बना है, ये इससे ही तो बना है, 1 बटा √2 से। तो लिखेंगे तो 1 बटा, फाइनली कह सकते हैं हम सबसे लास्ट में, हम जो हमें सवाल में प्रूव करना है वही कह सकते हैं। तो 1 बटा √2 एक अपरमेय संख्या होगी। इस प्रकार से आपके एक्सरसाइज का तीसरा सवाल का पहला पार्ट हो गया है, और बाकी का दोनों पार्ट आपको स्वयं होमवर्क में करना है। देखिए 7 बटा √5 आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इसके विपरीत मान लेते हैं कि 7 √5 एक परमेय संख्या है। 7 √5 बराबर P बटा Q, √5 को अपनी जगह रखो, 7 को यहाँ पर भेज देंगे, तो √5 बराबर P बटे 7Q आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे P कॉमा Q सहवास संख्या है, तो HCF बराबर P और Q का कितना आना चाहिए, 1। तो P और Q पूर्णांक होगा, तो यहाँ से P बटे 7Q भी तो एक पूर्णांक होगा। तो P बटे 7Q एक परमेय संख्या होगी। जब P बटे 7Q परमेय संख्या है तो इधर √5 आएगा, वो भी परमेय संख्या होगी, तब लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √5 एक परमेय संख्या है, और √5 कहाँ से आया, √5 आया था जब हमारा दूसरा प्रश्न करेंगे तो 7 √5 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 √5 एक अपरमेय संख्या, ऐसा कह सकते हैं आप स्वयं।
और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका इस दूसरे प्रश्न की तरह था जो आपने पहले हल कर लिया है, इससे दूसरे प्रश्न की तरह था। ये भी आप अपने आप से ही सॉल्व करेंगे। इस प्रकार आपकी पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व कराएंगे। ज़रूर देखिएगा हमारा वीडियो और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। ठीक है, धन्यवाद।